नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मेवाड़ रियासत के इतिहास को लेकर। यानी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप राजस्थान इतिहास को लेकर सजग हैं, यानी आप राजस्थान इतिहास को लेकर इस प्रकार तैयारी करना चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर से नहीं आए, यानी जो भी पढ़े आपके नोट्स से आपका प्रश्न आना चाहिए। तो साथियों, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको कम टाइम में शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उपलब्ध करवाने का कार्य करूंगा। और साथियों, हमारे इस नोट्स की एक क्वालिटी भी है कि इसमें विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी हमने ऐड कर रखे हैं, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है हमने हर बुक्स से इसमें ऐड करने का कार्य किया है। अब तक का रिजल्ट अपना 90% रहा है और आगे भी उम्मीद करता हूँ रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो साथियों, मेवाड़ रियासत को लेकर हम एक क्लास कर चुके हैं। आज की इस क्लास है 2nd नंबर की क्लास, और इसमें बात करेंगे हम जैत्र सिंह को लेकर। यानी हम अल्लट तक तो हम पहली क्लास में बात कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मेवाड़ के प्रमुख शासक जैत्र सिंह को लेकर। तो जैत्र सिंह का कार्यकाल सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा 1213 से लेकर 1253 तक। कब से कब तक इनका कार्यकाल था? 1213 से लेकर 1253 तक। यहीं पर नोट के रूप में आपको कर्नल टॉड का एक कथन ध्यान रखना होगा कि रावल जैत्र सिंह तत्कालीन हिंदू शासकों में सबसे महान था। यानी रावल जैत्र सिंह थे तथा वो तत्कालीन हिंदू शासकों में सबसे महान थे। यह किनका कथन है? कर्नल जेम्स टॉड का। बात करते हैं जैत्र सिंह को लेकर एक एक पॉइंट के बारे में। इनके बारे में कहा जाता है कि मेवाड़ में 5 आंखों का शासक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैत्र सिंह को। जीएच ओझा ने जैत्र सिंह को रण रसिक कहा है, यानी रण रसिक के नाम से किसे जाना जाता है? जैत्र सिंह को। मध्यकालीन इतिहास में मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। किनका काल? जैत्र सिंह का काल। यह किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। और जैत्र सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक कौन होता है? इल्तुतमिश। और जैत्र सिंह के प्रमुख सेनापतियों के नाम आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखने हैं वालक और मदन। साथ ही एक चर्चित युद्ध होता है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कब से कब हुआ? 1226 से लेकर 30 के मध्य हुआ। और डॉक्टर गोपीनाथ के अनुसार इनका समय क्या है इस युद्ध का? 1222 से 29। ज़्यादातर परीक्षा में यही पूछा गया है कि भूताला के युद्ध की डेट 1226 से लेकर 1230 के मध्य। और भूताला का युद्ध कहाँ पर हुआ? तो नागदा उदयपुर में। किन किन के मध्य हुआ? तो जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य। इस भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह की विजय हो जाती है, इल्तुतमिश की पराजय हो जाती है। और इल्तुतमिश हारकर भागते हुए नागदा नगर में आग लगा देता है। यानी इल्तुतमिश जब भूताला के युद्ध में हार जाता है तो भागते हुए वह क्या करता है? नागदा नगर में आग लगा देता है। अब बात करते हैं भूताला के युद्ध के बारे में एक एक पॉइंट को लेकर। तो आपको पता चल गया कि इनके मध्य हुआ, कहाँ पर हुआ, किसकी विजय हुई, किसकी पराजय हुई। अब आपको ध्यान रखना होगा कि जयसिंह सूरी द्वारा लिखित हम्मीर मदमर्दन से हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें किस ग्रंथ से भूताला के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? हम्मीर मदमर्दन से। और यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिल गए कि हम्मीर मदमर्दन के लेखक कौन है? जयसिंह सूरी। और इस युद्ध में जो जैत्र सिंह के प्रमुख सेनापति थे वालक और मदन, इनकी प्रमुख भूमिका रही। और इस युद्ध के बाद जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी नागदा से हटाकर चित्तौड़ स्थानांतरित कर दी। यानी जो जैत्र सिंह की राजधानी थी कौन सी? नागदा उदयपुर। जब यह भूताला का युद्ध हो जाता है, इसमें भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह इल्तुतमिश को पराजित कर देता है। और भूताला के युद्ध के बाद जैत्र सिंह क्या करता है? जो उसकी राजधानी नागदा शहर में स्थित थी उसे कहाँ पर स्थानांतरित कर देता है? चित्तौड़ में। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा जैत्र सिंह को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम विजेता माना जाए। यानी चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम विजेता माना जाए किसको? जैत्र सिंह को। किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि 1248 में सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया। तो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? जैत्र सिंह। हालांकि श्री नसरुद्दीन महमूद को सफलता प्राप्त नहीं हुई, यानी इन्होंने क्या एक अपना असफल आक्रमण किया। कब? 1248 में। वहीं आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि सिंध और मुल्तान के शासक नसरुद्दीन कुवाचा को भी जैत्र सिंह ने पराजित किया।
तो जैत्र सिंह के द्वारा किसको पराजित किया गया? नसरुद्दीन कुवाचा को पराजित किया गया, इल्तुतमिश को पराजित किया गया तथा नसरुद्दीन महमूद को भी भगा दिया गया था मेवाड़ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। तो साथियों हमने बात की जैत्र सिंह के बारे में, अब बात करते हैं मेवाड़ के प्रमुख शासक तेज सिंह को लेकर। तो तेज सिंह के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है, इनका कार्यकाल कब से कब तक के मध्य था। तो इनका कार्यकाल था 1253 से लेकर 1273 के मध्य। और तेज सिंह की उपाधियां आपको ध्यान रखनी होंगी, महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, वर वल्लभ तथा प्रोण प्रताप। तेज सिंह के बारे में महत्वपूर्ण लाइन यह आपको हाईलाइट है, यह परीक्षा में पूछी जा चुकी है, तो यह आपको भी अच्छी तरह ध्यान रखनी है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित उपलब्ध ग्रंथ पूछा जाए आपसे तो कौन सा है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई? कमल चंद्र के द्वारा। तो किसके समय की गई? तो तेज सिंह के समय पर। कब? 1260 ईस्वी में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि चित्तौड़ के किले में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण चित्तौड़ के किले में किसके द्वारा करवाया गया? तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली का सुल्तान बलबन ने तेज सिंह पर असफल आक्रमण किया। तो तेज सिंह के समय बलबन के द्वारा आक्रमण किया जाता है मेवाड़ पर, लेकिन बलबन क्या है? असफल रहता है इस आक्रमण में। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेवाड़ के प्रमुख शासक समर सिंह के बारे में। समर सिंह के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है इनके कार्यकाल को लेकर। इनका कार्यकाल था 1273 से लेकर 1302 ईस्वी तक। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मेवाड़ में जीव हिंसा पर रोक लगाने वाला पहला शासक। तो मेवाड़ में जीव हिंसा पर रोक लगाने वाला पहला शासक कौन था? समर सिंह। कौन था? समर सिंह। और समर सिंह के बारे में आपको ध्यान रखना होगा इनकी उपाधि को लेकर, यानी समर सिंह की उपाधि कौन सी थी? त्रिलोका, यानी 3 लोक का राजा। आपसे पूछा जाए कि समर सिंह की उपाधि कौन सी थी? त्रिलोका। और समर सिंह को शत्रु सेना के लिए सिंह के सदृश बताया गया है, यानी शत्रु सेना के लिए यह क्या था? सिंह के समान था। बात करते हैं समर सिंह के प्रमुख दरबारी शिल्पी के बारे में, यानी दरबारी शिल्पी कौन कौन से थे इनके? कर्म सिंह, केल सिंह तथा पदम सिंह। यह कौन थे? समर सिंह के शिल्पी। बात करते हैं समर सिंह के दरबारी विद्वानों को लेकर। रत्न प्रभु सूरी, भावशंकर, वासुदेव शर्मा, यह तीनों कौन थे? इनके समर सिंह के विद्वानों के नाम थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि समर सिंह के काल में कुल 8 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, यानी मेवाड़ के किस शासक के काल में 8 शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो समर सिंह के काल में कुल कितने शिलालेख प्राप्त हुए थे? 8। 8 कौन कौन से थे? एक चीरवा, दूसरा दरीवा, तीसरा आबू शिलालेख तथा 5 चित्तौड़ के शिलालेख थे। तो 5, 6 और 7 और 8 आपको तो ध्यान रखने होंगे कि समर सिंह के काल में 8 शिलालेख प्राप्त हुए। तो आपको ध्यान रखने, एक चीरवे का, एक दरीवा तथा आबू शिलालेख तथा 5 चित्तौड़ के शिलालेख। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि 1299 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान पर सेना भेजी, उस समय समर सिंह ने शाही सेना को मार्ग दिया था, यानी मेवाड़ के रास्ते से शाही सेना गुजर गई थी। समर सिंह ने कोई अलाउद्दीन खिलजी का विरोध दर्ज नहीं किया था। अब बात करते हैं समर सिंह के 2 पुत्र थे, पुत्रों के नाम क्या हैं? तो कुंभकर्ण व रतन सिंह। इस कुंभकर्ण के द्वारा नेपाल जाकर गोहिल वंश की स्थापना की जाती है। और समर सिंह का उत्तराधिकारी कौन बनता है? इनका दूसरा पुत्र रतन सिंह। यानी समर सिंह के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? रतन सिंह। और रतन सिंह के बारे में आपको पता ही है कि इसके ज्यादातर युद्ध किसके द्वारा किसके से होता है? अलाउद्दीन खिलजी से। जबकि रतन सिंह के पिता समर सिंह ने इस अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना को रास्ता दिया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी से कोई विरोध दर्ज नहीं किया था, इनकी कोई भी लड़ाई नहीं थी। जबकि रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह आक्रमण करेगा। तो अब बात करते हैं किसके बारे में? रतन सिंह के बारे में। तो रतन सिंह के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान रखना है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1302 से लेकर 3 तक। और इनके पिता का नाम क्या था? समर सिंह। जैसे हम बात कर चुके हैं कि समर सिंह के पुत्र थे कौन? रावल रतन सिंह। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गोहिल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रावल रतन सिंह। और रतन सिंह के 2 वीर सेनापति कौन थे? गोरा तथा बादल।
और गोरा कौन था? यह पद्मिनी का भाई था और यह पद्मिनी का बादल था, जो पद्मिनी का क्या लगता था रिश्ते में? चाचा। बात करते हैं रतन सिंह की रानियों के बारे में, तो नागमती तथा पद्मिनी, और इसी पद्मिनी का भाई कौन था? गोरा, तथा पद्मिनी का चाचा कौन था? बादल। और यह गोरा बादल दोनों रतन सिंह के दो वीर सेनापति थे। प्रश्न पूछा जाता है कि गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन है? तो हेमरतन। कौन? हेमरतन। बिल्कुल ध्यान रखना है, यह प्रश्न अभी किसी परीक्षा में पूछा गया था कि गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन है? तो गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन है? हेमरतन। अब बात करती है अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। एक एक पॉइंट को लेकर बात करती हैं कि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख दरबारी कवि था अमीर खुसरो। यह इस युद्ध में मौजूद था, यानी जो अमीर खुसरो था, जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था 1303 ईस्वी में, तो यह अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मौजूद था। यानी इस युद्ध का प्रत्यक्ष विवरण यानी आंखों देखा वर्णन किसके द्वारा किया गया? अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो के बारे में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने होंगे कि सितार का आविष्कारक माना जाता है किसे? अमीर खुसरो को। इसे तूतीय हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है किसे? अमीर खुसरो को। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था साम्राज्यवादी नीति। और अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं रतन सिंह। रानी पद्मिनी ने जौहर किया, जिसे चित्तौड़ का प्रथम शाका कहा गया है। जो यानी जौहर क्या होता है? महिलाओं के साथ सामूहिक आत्महत्या। यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया 1303 ईस्वी में, जब रतन सिंह यहाँ का मारा जाता है, गोरा बादल शहीद हो जाते हैं, तो जब रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, यह क्या है? जौहर करती है। इसे चित्तौड़ का प्रथम शाका कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़ का प्रथम शाका हुआ था कब? 26 अगस्त 1303 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? पद्मिनी के नेतृत्व में। और साथियों, जो इस युद्ध में क्या है? रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तथा 30,000 से अधिक आदमियों का नरसंहार किया जाता है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी जब इस आक्रमण में विजयी हो जाता है, चित्तौड़ आक्रमण 1303 में, तो यहाँ का शासक किसे नियुक्त करता है? तो अपने पुत्र खिज्र खां को। और चित्तौड़ का नाम बदल कर रखता है क्या? खिजराबाद। खिज्र खां ने चित्तौड़ पर शासन किया कब से कब तक? 1303 से 1313 ईस्वी तक। अब बात करते हैं 1313 से 1323 ईस्वी तक जालौर के सोनगरा चौहान मालदेव को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया। किसके द्वारा? खिज्र खां के द्वारा। यानी अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में, यहाँ का शासक होता है रतन सिंह। रतन सिंह तथा उसके वीर सेनापति गोरा बादल मारे जाते हैं। पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर होता है, जिसे चित्तौड़ का प्रथम शाका कहती है। इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है, 26 अगस्त 1303 ईस्वी। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीत लेता है, तो यहाँ पर किसकी नियुक्ति करता है? अपने पुत्र खिज्र खां की, तथा चित्तौड़ का नाम बदल कर रखता है खिजराबाद। खिज्र खां चित्तौड़ पर शासन करता है 1303 से 1313 ईस्वी तक। जब खिज्र खां यहाँ से जाता है, तो यह जालौर के सोनगरा चौहान मालदेव को नियुक्त करता है। और जालौर के सोनगरा चौहान मालदेव ने यहाँ पर चित्तौड़ में शासन कब से कब तक किया? 1313 से 1323 ईस्वी तक। मालदेव यहाँ का शासक जैसा सिंह चौहान को सौंपा। यानी जैसा सिंह चौहान चित्तौड़ का शासक कब से कब तक रहा था? 1323 से 1326 ईस्वी तक। जैसा सिंह चौहान को राणा हम्बीर ने पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। यानी रतन सिंह था 1303 में। 1303 से 1313 तक कौन बना? खिज्र खां। 13 से 23 तक कौन बना? मालदेव। और 13 से 26 तक कौन बना? जैसा सिंह चौहान। और 26 में क्या है? जैसा सिंह चौहान को राणा हम्बीर क्या है? पराजित कर देता है और मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। और मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह राणा हम्बीर से किया और चित्तौड़ का अधिकांश भाग दहेज में दे दिया। तो यहाँ पर हमने बात की चित्तौड़ के प्रथम शाके को लेकर कि कब हुआ, किसके नेतृत्व हुआ, आक्रमणकारी कौन था, रानी कौन थी, दो वीर सेनापति कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी के
खिलजी चित्तौड़ का शासक किसे नियुक्त करता है, चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखता है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। आपसे पूछा जाए कि राघव चेतन कौन था, तो ये रतन सिंह का दरबारी कवि था राघव चेतन। आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन की सेना चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए कब रवाना हुई थी, 28 जनवरी 1303 को, और यह पूर्णतः चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त कर लेती है, 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। अब बात करते हैं पद्मावत पुस्तक के अनुसार, यानी पद्मावत पुस्तक में विवरण दे रखा है। यानी सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी। और यह मलिक मोहम्मद जायसी थे, यह शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। और पद्मावत पुस्तक की रचना कब की गई, 1540 में। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। तो साथियों आपको ध्यान रखना होगा कि पद्मावत पुस्तक के अनुसार अलाउद्दीन का चित्तौड़ आक्रमण का उद्देश्य क्या था, पद्मावती को प्राप्त करना। यानी ग्रंथ पद्मावत में इस युद्ध में रतन सिंह को हृदय, पद्मिनी को बुद्धि एवं अलाउद्दीन खिलजी को माया कहा गया है। यानी आपसे पूछा जाए कि पद्मावत पुस्तक के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण का उद्देश्य क्या था, पद्मावती को प्राप्त करना। क्योंकि साथियों बताते हैं पद्मावती सुंदर थी, अलाउद्दीन खिलजी को इसके बारे में जानकारी दे दी, किसके द्वारा, रतन सिंह के दरबारी कवि राघव चेतन के द्वारा। यानी होता यह है कि जब रतन सिंह की कई बात को लेकर राघव चेतन से बहस हो जाती है तो राघव चेतन को यह अपने दरबार से भगा देता है और राघव चेतन दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है और बताता है कि आपके पास पॉवर है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास पद्मावती जैसी सुंदर रानियां नहीं है। जब अलाउद्दीन खिलजी को उस पद्मावती के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो वह चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है और उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है कि पद्मावती को कैसे भी करके प्राप्त किया जाए। लेकिन वह इस युद्ध में पद्मावती को प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि पद्मावती ने जब रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है तो पद्मावती क्या है, जौहर कर लेती है, जिसे चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहा जाता है। यह हुआ था 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। साथियों बात करते हैं पद्मावत ग्रंथ में इस युद्ध में रतन सिंह को क्या कहा गया है, हृदय कहा गया है, पद्मिनी को बुद्धि कहा गया है, अलाउद्दीन खिलजी को माया कहा गया है। पद्मावत पुस्तक में पद्मिनी की सुंदरता व 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पद्मावत पुस्तक में पोमचा वस्त्र का वर्णन मिलता है। पोमचा वस्त्र क्या है, जच्चा स्त्री का वस्त्र है। अब बात करते हैं पद्मिनी कौन थी, तो पद्मिनी के पिता का नाम था गंदर हुसैन या गोवर्धन, और यह कहाँ के शासक थे, सिंगलदीप श्रीलंका के। पद्मिनी की माता का नाम था चंपावती। रतन सिंह को पद्मावती की जानकारी देने वाले तोते का नाम हीरामन तोता या गागरौनी तोता। पद्मिनी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को जानकारी देने वाले ब्राह्मण का नाम राघव चेतन। यानी पद्मिनी के बारे में रतन सिंह को किसके द्वारा जानकारी दी गई थी, हीरामन तोता या गागरौनी तोता के द्वारा। स्टोरी सुनाने का टाइम नहीं है, जब कभी ऑफलाइन क्लास लेंगे, यानी क्लास से हम अपनी ऑफलाइन क्लास से हम यूट्यूब पर लाइव करेंगे, जब जाकर हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरह विवरण देंगे, बहुत अच्छी स्टोरियाँ सुनाएंगे। अभी तो हमारा एक ही उद्देश्य है, शॉर्ट एंड स्वीट, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको पहुँचा जा सके और आपकी परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न इन्हीं नोट्स से आता है। आप इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेना, आपको एक एक पॉइंट रटने का काम होगा और जो हाईलाइट कर रखा है उसे तो बेसिस कर सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेरा डाला था कब, कितने, 8 वर्ष, यानी वास्तव में 8 महीने। पद्मावत ग्रंथ के अनुसार 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़ का साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। गौरा की मृत्यु रतन सिंह को मुक्त कराते समय हुई। आपको ध्यान रखना है पद्मावत पुस्तक में पद्मिनी का नाम मिलता है पद्मावती। बादल और रतन सिंह चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते समय वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने जौहर किया। इन सभी का विवरण हमें कहाँ से मिलता है, पद्मावत पुस्तक से। यहीं पर आपको नोट कर ध्यान रखना है कि खजाइन उल फुतूह ग्रंथ में केसरिया व जौहर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आपसे पूछा जाए रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो आपको ध्यान रखना है रावल रतन सिंह। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट में आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कर्नल जेम्स टोड ने पद्मिनी का वास्तविक पति किसे माना है, भीम सिंह को बताया। इसे यानी चित्तौड़ युद्ध में लक्ष्य सिंह सिसोदा अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हुआ। यानी जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था रतन सिंह पर, तो इसमें लक्ष्मण सिंह सिसोदा अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हुआ। वहीं आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रानी पद्मिनी को केवल ऐतिहासिक पात्र माना है, बाकी किसी भी इतिहासकार ने इसे ऐतिहासिक पात्र नहीं माना है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। तो आपको ध्यान रखना है कि 12वीं शताब्दी में कर्ण सिंह या रण सिंह मेवाड़ शासक हुआ। इसके पुत्र क्षेमकर्ण ने गोहिल वंश की रावल शाखा तथा राहा अपने राणा शाखा का प्रारंभ किया। यानी 12वीं शताब्दी में शासक होता है कर्ण सिंह या रण सिंह, कहाँ का, मेवाड़ का शासक। इनके पुत्र थे क्षेमकर्ण। इसी क्षेमकर्ण के द्वारा गोहिल वंश की रावल शाखा प्रारंभ की गई तथा राहाब के द्वारा राणा शाखा को प्रारंभ किया गया। क्षेमकर्ण के पुत्र सामंत सिंह ने बांगड़ की गोहिल वंश की स्थापना की। इसी सामंत सिंह की रानी थी कर्मावती। इसी कर्मावती ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित किया। आपको ध्यान रखना होगा कि सामंत सिंह 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। साथियों, आज की इस क्लास में हमने बात की है रावल शाखा के बारे में, यानी मेवाड़ रियासत के इतिहास को लेकर प्रमुख शासक देखे। हमने गोहिल वंश के अंतिम शासक रावल रतन सिंह तक अध्ययन कर लिया है। अगली क्लास में हम बात करेंगे राणा शाखा यानी सिसोदिया वंश को लेकर, कौन कौन से शासक हुए इनको लेकर। आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था कि सांगा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना। स्कूल व्याख्याता 2022 प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना। तो ज़्यादातर टीचर इनको नहीं पढ़ाते। रतन सिंह द्वितीय को लेकर यह शासक बने थे 1528 से लेकर 1531 में। इसका आंसर था रतन सिंह द्वितीय। लेकिन ज़्यादातर टीचर क्या है, शॉर्ट हैंड पढ़ाने के चक्कर में इनका विवरण नहीं करवाते हैं। तो साथियों, अगली क्लास में हम बात करेंगे राणा शाखा सिसोदिया वंश से लेकर प्रमुख शासकों के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे अमीर के बारे में, खेतया क्षेत्र सिंह, लाखा, मोकल, कुम्मा, रायमल, सांगा, रतन सिंह, विक्रमादित्य, इन सभी प्रमुख शासकों के बारे में। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर दें। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।